मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लाहनी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। हिंदी भाषा में यह पाठ अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हमें हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से शब्दों पर प्रभुत्व होना अति आवश्यक होता है। और यदि हम इस पाठ को समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से शब्द संपत्ति में हमारी वृद्धि होती है। सीबीएसई की कक्षा 7वीं से लेकर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं तक, चाहे नेट हो, सेट हो, सीटीईटी हो या और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, वहां तक यह पाठ काम में आने वाला है। तो अतः ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। हम इसमें बहुत सारे शब्दों को देखेंगे जो अपने दैनिक व्यवहार में भी काम में आएंगे। इन भाषाओं का, इन शब्दों का ज्ञान होने के बाद हमें हिंदी भाषा पर अधिक पकड़ मजबूत बना सकेंगे हम। तो आइए इन शब्दों को देखते हैं। सबसे पहले हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ देखेंगे। तो ये शब्द बना हुआ है श्रुति अर्थात सुनना, जो सुनने के लिए, सम अर्थात समान, एक समान लगने वाले, भिन्न अर्थक अर्थात भिन्न अर्थ देने वाले शब्द। तो हमें सुनने के लिए तो एक जैसे लगते हैं। कुछ शब्द हिंदी में या किसी भी भाषा में ऐसे होते हैं कि वो हमें सुनने के लिए तो एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो थोड़ी सी असमानता होती है, उनमें थोड़ा सा बदलाव होता है, तो उस वजह से उनके अर्थ में भिन्नता आती है। तो इस तरह से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ होता है कि सुनने के लिए तो एक जैसे लगते हैं, एक समान लगते हैं, लेकिन भिन्न अर्थ देने वाले वे शब्द होते हैं। तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख शब्दों को हम देखते हैं। सबसे पहले है अपेक्षा या फिर उपेक्षा। सुनने के लिए थोड़ा सा समान लगता है, उच्चारण इसका थोड़ा सा समान लगता है, अपेक्षा या फिर उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है उम्मीद करना या होप रखना, जिसे अंग्रेजी में हम कहेंगे। और उपेक्षा का अर्थ है अनादर करना अर्थात डिसरिस्पेक्ट करना, मतलब किसी की रिस्पेक्ट न करना। अगला शब्द है अलसी या फिर आलसी। तो इन दोनों शब्दों में भी, अलसी और आलसी में भी थोड़ी सी समानता हमें दिखाई देती है। तो अलसी का अर्थ है एक तरह का बीज, जिसे हम अलसी का बीज या तीसी कहते हैं, या अंग्रेजी में उसे लीन सीड भी कहते हैं। मराठी में उसके लिए जवस शब्द है। ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यदि हम इसकी चटनी बनाकर खाते हैं तो हमारी हड्डियों में मजबूती आ जाएगी, तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो अलसी, और दूसरा शब्द है आलसी। तो आलसी का अर्थ है सुस्त, लेजी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। सुनने में भले ही थोड़ी सी समानता लगती है, लेकिन दोनों में अंतर है। अगला शब्द है आंधी। आंधी अर्थात तेज हवा। आंधी का अर्थ है तेज हवा, और आधी का अर्थ है आधा भाग अर्थात हाफ पार्ट। तो इस तरह से दोनों में भी थोड़ी सी समानता होने के बावजूद भी अर्थ में अंतर है। अगला शब्द है अनु। अनु का अर्थ है पीछे या बाद में, पीछे या बाद में। और अणु का अर्थ है कण या पार्टिकल्स, जिसे हम कहते हैं। ये साइंस में इस शब्द का प्रयोग होता है। अणु, इसकी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है इसका। तो इस तरह से अणु और अनु, तो ये दो शब्दों में अंतर है। अणु का अर्थ है पीछे, बाद में, और अणु का अर्थ है कण। बाद में शब्द है अंश और अंश। अंश शब्द का अर्थ है भाग या हिस्सा। अंश शब्द का अर्थ है भाग या हिस्सा, और अंश शब्द का अर्थ है कंधा अर्थात शोल्डर। अगला शब्द है अन्न और अन्य। अन्न शब्द का अर्थ है अनाज, या जिसे हम फूड कहते हैं, और अन्य का अर्थ है दूसरा अर्थात आदर, ओटीएच या आदर, अंग्रेजी वाला। अगला शब्द है आदि और आदि। तो ये आदि और आदि, इन शब्दों में भी अंतर है। उच्चारण में ह्रस्व इकाई है, यहां पर दीर्घ इकाई है। जहां पर आदि शब्द की ह्रस्व इकाई होती है तो इसका अर्थ होता है शुरुआत या प्रारंभ, और आदि शब्द दी को दीर्घ कर देते हैं तो इसका अर्थ होता है अभ्यस्त अर्थात हैबिचुअल। मतलब हमें किसी भी चीज की आदत लग जाती है, लत लग जाती है,
तो हम कहते हैं कि हम उसके आदी हो गए हैं, मतलब हम हैबिचुअल हो गए हैं। तो ये वाला आदि वहां पर रहता है। अगला शब्द है आकार और आकर। तो आकार का अर्थ है रूप, स्ट्रक्चर, और आकर का अर्थ है आने के बाद। आने के बाद ये क्रिया है, और ये आकार जो है ये रूप अर्थात स्ट्रक्चर इसका अर्थ होता है। अगले शब्द है अनिल और अनल। अनिल शब्द का अर्थ है हवा, और अनल शब्द का अर्थ है आग या अग्नि। अगला शब्द है अवधि। अवधि अर्थात समय, अवधि अर्थात समय, हर्ष इकाई, और यदि हम इकाई को दीर्घ कर देते हैं अवधि, तो ये एक भाषा बन जाती है हिंदी की उपभाषा, जिसे हम बोली कहते हैं, बोली भाषा। तो अवधि यह बोली भाषा बन जाती है। तो इस तरह से दीर्घ करने के बाद भाषा या बोली बनती है, और हर्ष करने के बाद समय या काल, ये इस अवधि के रूप में होता है। तो काल के रूप में इसका प्रयोग होता है। अगला शब्द है अतीत और अतीव। अतीत शब्द का है बीता समय, पास्ट जिसे हम कहते हैं, और अतीव का शब्द है अधिक, मोर। अगला शब्द है अपकार। अपकार अर्थात बुराई, किसी की बुराई करना। और अगला उससे समानता रखने वाला है उपकार। उपकार का अर्थ है भलाई, दूसरों के प्रति अच्छाई की भावना। तो इस तरह से अपकार और उपकार में अंतर है। अगला शब्द है कक्षा और कक्ष। कक्षा का अर्थ है श्रेणी अर्थात क्लास, और कक्ष का अर्थ है कमरा या हॉल जिसे, या रूम हम कहते हैं। तो इस तरह से कक्षा और कक्ष में भी अंतर है। अगला शब्द है कंकाल अर्थात हड्डियों का ढांचा जिसे हम कहते हैं, और कंगाल, कंगाल अर्थात गरीब, दरिद्र, निर्धन, जिसके पास पैसे नहीं है, ऐसा। अगला शब्द है कुल और कुल। तो जो कुल है, पहला उकार देते हैं हम, हर्ष उकार देते हैं, तो उसका अर्थ होता है वंश, खानदान, ये परिवार से संबंधित होता है कि हमारा कुल कैसा है। तो इस अर्थ में है हमारा वंश, हमारा परिवार कैसे है, हमारा पीढ़ी पहली वाली कैसी है, इस अर्थ में। और कुल अर्थात नदी या आदि का किनारा। तो किनारे के अर्थ में कुल, यदि हम इसे दीर्घ उच्चारण करते हैं, अधिक समय तक करते हैं, तो कुल बन जाता है। अगला है कपट और कपाट। तो कपट का अर्थ होता है छल, मन में कपट भाव रखना, दूसरों के प्रति छल करना। और कपाट का अर्थ होता है अलमारी। घाट, अगला शब्द है घाट और घाट। तो घाट अर्थात नदी का तट, नदी आदि का तट, उसे हम घाट कहते हैं। और घाट का अर्थ होता है अनुकूल अवसर, यानी कि उचित समय देखकर किसी के ऊपर आक्रमण करना। मतलब अब घात लगाकर बैठा है, मतलब उचित अवसर, एक योग्य अवसर की वो प्रतीक्षा करता रहता है, और उचित समय आने पर उसके ऊपर आक्रमण कर देता है या अपना काम कर देता है। तो इस तरह से घात और घाट दोनों में अंतर है। अगला शब्द है चीर अर्थात शाश्वत, परमानेंट, और चीर अर्थात कपड़ा। तो हर्ष करने के बाद शाश्वत, परमानेंट अर्थ होता है, और दीर्घ करने के बाद कपड़ा, यह अर्थ होता है क्लॉथ जिसे हम कहते हैं। अगला है जरा। जरा शब्द का अर्थ है बुढ़ापा, और जो फारसी शब्द से आया हुआ है उसका उच्चारण है जरा, ज ज, यहाँ पर ज और यहाँ पर ज। तो इस तरह से नुक्ता नीचे होने के कारण ज बन जाता है, और यहाँ पर ज। तो इस तरह से जरा और जरा। तो इस तरह से इसका अर्थ है थोड़ा सा, थोड़ा सा, लिटिल। अगला शब्द है धारा और धरा। धारा का अर्थ है प्रवाह, नदी का जो प्रवाह बहता है उसे हम धारा कहते हैं। और धरा अर्थात पृथ्वी, धरती। अगला शब्द है नव। नव अर्थात नया, न्यू। और नाव अर्थात नौका, पानी में चलने वाली नौका। अगला शब्द है तरंग, जिसका अर्थ है लहर, और तुरंग जिसका अर्थ है घोड़ा। तो ये भी दोनों में अंतर है। अगला शब्द है देव, जिसे हम देवता कहते हैं, गॉड कहते हैं। और अगला है दैव। दैव अर्थात भाग्य, अपना नसीब। इसके बाद शब्द है परिणाम, जिसका अर्थ है नतीजा। परिणाम का अर्थ है नतीजा या फल, और उसी से समानता रखने वाला है परिमाण। परिमाण का अर्थ है वजन या मात्रा। तो जो संख्या के बारे में देखते हैं हम, या विशेषण के बारे में देखते हैं, तो परिमाणवाचक संख्या विशेषण।
तो इस तरह से ये उसका भेद होता है, उपभेद होता है। तो परिणाम का अर्थ है नतीजा या फल, और परिमाण का अर्थ है वजन या मात्रा से संबंधित। अगला शब्द है प्रवाह, जिसका अर्थ है बहाव, और परवाह जिसका अर्थ है फिक्र या परवाह कर। हम कहते हैं ना किसी की परवाह करते, फिक्र करते हैं, तो हमें चिंता होती है, उस व्यक्ति की हमें चिंता होती है। तो ये परवाह का अर्थ है चिंता या फिक्र, और प्रवाह का अर्थ है बहाव, पानी का बहाव या किसी और की चीज का भी हम बहाव कह सकते हैं। इसके बाद है प्रसाद। प्रसाद का अर्थ है कृपा, जो ईश्वर के प्रसाद के रूप में होता है, और उससे समानता रखने वाला है प्रासाद। प्रासाद का अर्थ है महल, जो राजा महाराजाओं के बड़े बड़े महल हुआ करते थे उसे हम प्रासाद कहते थे। तो इस तरह से प्रासाद और प्रसाद में अंतर है। अगला शब्द है बहु। बहु का अर्थ है बहुत या अनेक, और उसी से समानता रखने वाला है बहु अर्थात वधु। जो सास बहु वाला रिश्ता होता है वो दीर्घ लिखा जाता है, और जो बहु मतलब बहुवचन, एक वचन और बहुवचन हिंदी में होते हैं, तो ये बहु अर्थात अनेक या बहुत। अगला शब्द है मत और मति। तो मत का अर्थ होता है राय, अपना अभिप्राय देना, और मति का अर्थ होता है बुद्धि। अगला शब्द है सर और शर। तो सर का अर्थ है तालाब, और शर का अर्थ है बाण, जो धनुष्य बाण का बाण होता है, तो उसे बाण कहते हैं। अगला शब्द है विस्मय, जिसे हम आश्चर्य या अचरज कहते हैं, और अगला है विषमय, उससे समानता रखने वाला है विषमय अर्थात विषैला, पॉइजनस। और अगला शब्द है सुरमा और सूरमा। तो सुरमा अर्थात आंखों में लगाते हैं वो होता है सुरमा, हर्ष ओकार, जिसे हम काजल कहते हैं, और सूरमा अर्थात योद्धा या वीर, वीर पुरुष, जिसे हम योद्धा कहते हैं, सूरमा। तो ये दीर्घ उकार होता है इसका। अगला शब्द है और मतलब तरफ, की ओर जाना, हम घर की ओर चले जा रहे हैं, तो एक ही मात्रा आती है इसके ऊपर और, जिसका अर्थ होता है तरफ। और का अर्थ होता है तथा, तो एंड मतलब और मतलब एंड, तथा। तो इस तरह से राजा और रानी, तो यहाँ पर और शब्द आता है, और महल की ओर जाना, तो यहाँ पर और आता है। ये थोड़ा सा इसमें अंतर है। इसके बाद है अचार, जो एक खाद्य पदार्थ है, चाहे आम का हो, नींबू का हो या मिर्च का हो, हम अचार बनाते हैं, और वो अचार हम खाते हैं, तो उसे हम अचार कहते हैं। और आचार मतलब आचरण, अपना व्यवहार, बिहेवियर, इसे आचार कहते हैं। उसी से बना हुआ शब्द है दुराचार, सदाचार, इसी से बने हुए शब्द है। इसके बाद है नीर। नीर का अर्थ है जल या पानी, और नीर का अर्थ है घोंसला। तो इस तरह से ये अति महत्वपूर्ण शब्द है। यदि इतने शब्दों को भी आप जानते हैं तो निश्चित रूप से हिंदी भाषा पर आपका प्रभुत्व बहुत ही अच्छा रहेगा, और किसी भी स्पर्धा परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।